इस वीडियो में हम नीवा बोपा के एस्पायर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिव्यू करेंगे। इसके सभी फीचर, कवर्स और एक्सक्लूजन को आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब नीवा बोपा के तो बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान हैं, पर एस्पायर को चुनने का मेन रीज़न ये कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला और इंटरनेट पे ट्रेंड करने वाला इंश्योरेंस प्लान है। अब इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने की टिप्स भी बताता रहूँगा और साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी जो कि आपको कवर और क्लेम को समझने में हेल्प करेंगी। तो चलिए सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो नीवा बोपा का एस्पायर प्लान जो है ना, वो बेसिकली 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। पहला है गोल्ड प्लस, दूसरा है डायमंड प्लस, तीसरा प्लेटिनम और चौथा टाइटेनियम। इनका बेसिक डिफरेंस जो है ना, वो सिर्फ इस बात से है कि जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो कम या ज़्यादा हो जाता है, रिस्टोरेशन बेनिफिट ज़्यादा मिलता है और बोनस ज़्यादा मिलता है, जो कि अब आगे आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्लान में टर्म्स एंड कंडीशन से रिलेटेड कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो फटाफट से मैं इन प्लानों को रिव्यू करता हूँ। तो एस्पायर गोल्ड को मैंने नंबर 1 पे रख लिया, एस्पायर डायमंड को दूसरे नंबर पे और एस्पायर प्लेटिनम को तीसरे नंबर पे। टाइटेनियम यहाँ पर नहीं है, बट दो इनमें वेरिएंट में कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। अब देखो, कवर जो मैंने सेलेक्ट किया वो 5 लाख पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि मैंने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी बनाई है, जिसका कि प्रीमियम गोल्ड में 13,000 रुपये पड़ रहा है, 13,500, और डायमंड में 15,200 पड़ रहा है। एस्पायर प्लेटिनम में ये 15,500 पड़ता है। ठीक है, अब बात करें अगर क्लेम पेमेंट की, तो देखो 100% कंपनी की साइड से ही तीनों में पे होगा, मतलब आपको को पेमेंट वाला पर्सन बनने की ज़रूरत नहीं है। रूम रेंट की अगर बात करें तो एनी कैटेगरी का रूम चूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ में ना सिंगल एसी प्राइवेट रूम होता है। तो ऐसी पॉलिसीज़ को नहीं लेना है जिसमें सिंगल एसी प्राइवेट रूम होगा। वहाँ पर आपके चांसेस बनते हैं कि जो आपका टोटल एक्सपेंसेस हो उसमें से कुछ पैसा आपको पे करना पड़ जाए, या आपका क्लेम डिडक्ट हो जाए बिकॉज ऑफ दैट रूम रेंट वाला फैसिलिटी आप गलत रूम चूज़ कर लें। तो एनी कैटेगरी वाला रूम हमेशा लेकर के चलना है अपनी पॉलिसी में। इसके बाद आता है रिस्टोरेशन ऑफ कवर। तो देखो, रिस्टोरेशन कवर ना अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो फीचर एक ऐसा है, जो इनबिल्ट फीचर ये है कि जब भी आपकी पॉलिसी का टोटल सम एश्योर्ड कंज्यूम हो जाता है तो वो रीफिल हो जाएगा बार बार लगातार 1 साल में, जितनी बार भी आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं, है ना। सिंगल क्लेम के लिए ये 5 ही लाख रुपये है, लेकिन अगर बार बार इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है तो बार बार उसका जो सम एश्योर्ड अमाउंट है ना, वो रीफिल हो जाएगा। सपोज करते हैं कि एक पर्सन ने 3 लाख रुपए का क्लेम ले लिया, अब उसके सम एश्योर्ड का वैल्यू कितना बच गया, 2 लाख रुपए, लेकिन वहीं उसका किसी घर का दूसरा मेंबर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है और जिसका खर्चा 4 लाख रुपए का आ जाता है। तो आप देखोगे जो सम एश्योर्ड है वो तो 2 ही लाख रुपए बचा था, तो अब ये 4 लाख का पेमेंट कैसे होगा। तो यही फैसिलिटी है ये रिस्टोरेशन कवर बेनिफिट, जिसमें कि आपका रिलेटेड और नॉन रिलेटेड दोनों ही तरह की डिजीज़ के लिए आपका जो सम एश्योर्ड है वो बार बार रीफिल हो जाएगा और सारा का सारा क्लेम मिलेगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिंगल बिल की वैल्यू 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब सिंगल बिल से मेरा मतलब यानी कि वन टाइम फैसिलिटी, यानी कि जैसे एक पर्सन अगले 5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहाँ उसका बिल 7.5 लाख रुपये बन जाता है, तो उस केस में सिर्फ 5 लाख रुपये तक ही क्लेम होगा। लेकिन अगर 4 दिन बाद वो बंदा फिर से दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका क्लेम नंबर 2 हो जाता है, तो वहाँ पर वो रिस्टोरेशन का बेनिफिट उसको मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद रिन्यूअल बोनस को समझते हैं। रिन्यूअल बोनस और भी ज़्यादा फायदा देता है, रिस्टोरेशन वाले कवर में हेल्प करता है। कैसे कि देखो, जब कोई सिंगल पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसका क्लेम का जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड था वो कितना था, 5 लाख, लेकिन अगर उसको हर साल बोनस मिल रहा था, क्यों बोनस मिल रहा था, क्योंकि उसने क्लेम नहीं लिया था, है ना, तो वो 15 लाख रुपए तक जा सकता है। मतलब आपका जो सम एश्योर्ड है ना वो बढ़ता चला जाता है ना, उसका क्या मिलता जाता है, बोनस मिलता जाता है। और डायमंड में ये फैसिलिटी है कि वो 15 लाख रुपए तक जा सकता है ना, और सॉरी गोल्ड में, और डायमंड में ये फैसिलिटी है कि वो 25 लाख तक जा सकता है, और ये आपका प्लेटिनम में 50 लाख रुपए तक जा सकता है। तो यानी कि अगर कोई पर्सन अब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, सपोज करते हैं कि अपनी पॉलिसी के 4 या 5 साल बाद, जहां उसका कि आपका जो सम एश्योर्ड था वो 15 लाख तक पहुंच चुका था, तो अगर अब उसने 7 लाख रुपए का क्लेम किया तो 2 लाख रुपए उसके मरेंगे नहीं, क्योंकि उसका जो रिन्यूअल बोनस उसमें ऐड हुआ था वो उसके मैक्सिमम सम एश्योर्ड को 15 लाख रुपए तक बना चुका है। तो मतलब यानी कि 1 साल में वो पर्सन 15 लाख रुपए तक का कवर ले सकता है। ठीक है, मतलब यानी कि सिंगल क्लेम पर।
क्योंकि अगर वो पूरा अमाउंट कंज्यूम हो गया तो उसके बाद जब रिस्टोरेशन होगा वो 5 ही लाख रुपए का होगा, 15 का नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, एक रिस्टोरेशन और दूसरा बोनस में। अब हॉस्पिटल की अगर बात करें तो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल सबके बराबर ही हैं। को पेमेंट की अगर बात करें तो कोई भी को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सारी कंपनी ही पे करेगी, फुल क्लेम बाय इंश्योरर लिखा हुआ है ना। प्री हॉस्पिटलाइजेशन की अगर बात करें तो कवर ना 60 दिन सभी में होता है। अब प्री हॉस्पिटलाइजेशन से एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे कि कोई पर्सन, देखो इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको किस चीज़ का बेनिफिट देती है, आपको सिर्फ एक तरह का बेनिफिट देती है, वो है हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। यानी कि जब भी कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज होगा तो उसके सारे खर्चे जो होगा वो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी, प्रोवाइडेड कि उसका ओपीडी से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस नहीं है। मतलब यानी कि उसके हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर वो ओपीडी का भी बेनिफिट है तो वो भी उसको मिल जाता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो इंश्योरेंस लिया हुआ है वो कौन सा है, जो हॉस्पिटलाइजेशन को कवर करता है। तो लेकिन इसकी एक बेनिफिट ये भी है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब यानी कि डॉक्टर के कहने से पहले कि भैया कल से हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, इससे इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, से पीछे वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब यानी कि डॉक्टर के पास ले गए, फिर वहाँ पर उसने प्रिस्क्रिप्शन चार्ज किया, फिर उसने कुछ टेस्ट लिखे, फिर उस टेस्ट का आपने पेमेंट करके टेस्ट करवाए, फिर उसके बाद डायग्नोस्ड हुआ कि इसे तो डेंगू है, तो डेंगू के केस में क्या उस डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई इसकी प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं, इसे एडमिट करो। तो ये जो खर्चे थे ना पीछे वाले, यानी हॉस्पिटलाइजेशन से पहले वाले, वो सारे कंपनी से मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड आपके पास सारे बिल्स होने चाहिए। तो जिस भी व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस है वो हमेशा प्री हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स को संभाल के रखे। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जब पर्सन डिस्चार्ज हो जाएगा उससे लेकर के 180 दिन तक जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं, दवाइयाँ मेडिसिन चलती हैं, प्रिस्क्रिप्शन के लिए बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो 180 दिन तक वो कवर होगा। 180 दिन मतलब लगभग 6 महीने का पीरियड आपका कवर हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट। ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स आर कवर। तो देखो डे ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो क्या होता है कि एक हॉस्पिटलाइजेशन से पहले की जो समस्या होती है ना वो ये होती है कि कई बार आप ओपीडी होकर के आ जाते हो, किसी पर्सन का है ना हड्डी टूट गई पैर की सपोज करते हैं, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, माइनर एक्सीडेंट जिसमें उसकी सिर्फ हड्डी टूट गई पैर की, तो अब हॉस्पिटल में उसको इस चीज़ के लिए तो एडमिट करा नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं बनता। 24 आवर्स रखने का बंदा आएगा, प्लास्टर चढ़ाया जाएगा और उसे घर भेज दिया जाएगा। तो ऐसे काम जो होते हैं ना 2 से ढाई घंटे के बीच में हो जाते हैं, यानी कि 2 से ढाई घंटे का ही केवल हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। तो इसे डे केयर ट्रीटमेंट बोला जाता है, जहाँ पर 2 घंटे तक का हॉस्पिटलाइजेशन को भी कवर किया जाता है। मतलब यानी छोटे ट्रीटमेंट्स या सेम डे में कवर होने वाले ट्रीटमेंट्स को हम डे केयर ट्रीटमेंट कह सकते हैं। जैसे कैटरेक्ट यानी कि आँखों का ऑपरेशन है ना, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक ही दिन में निपट जाते हैं, तो उनको भी डे केयर ट्रीटमेंट के थ्रू कवर कर लिया जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम की अगर बात करूँ, कई बार डॉक्टर्स ना यूँ कह देते हैं कि भाई अब इनमें अब ये स्टेबल कंडीशन है, इनको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है, आप इनका घर पे ही रह करके इलाज कराइए, हम वहीं पर जा कर के इन्हें देख लेंगे और जो भी समस्या है वो मतलब वहीं समाधान हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन एट होम अगर डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेड है ना, तो वो भी पूरा आपके सम एश्योर्ड अमाउंट यानी कि 5 लाख रुपए तक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बात करते हैं अगला एम्बुलेंस चार्जेस की। तो एम्बुलेंस चार्जेस में ना इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, कुछ नहीं लिखा कि 10,000 कवर होगा, 15,000, कोई मतलब नहीं, सीधा उन्होंने कह दिया कि तुम अपने सम एश्योर्ड तक का एम्बुलेंस चार्जेस ले सकते हो। मतलब चाहो तो तुम सारे पैसे से एम्बुलेंस ही कर लो या तुम अपने सारे पैसे से ट्रीटमेंट करवा लो, है कि नहीं। तो जनरली एम्बुलेंस के इतने चार्जेस होते नहीं हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वैल्यू एडेड सर्विसेज की, है ना। अब इसमें क्या है, मिड ईयर मेंबर एडिशन, यानी कि आप जैसे 3 लोगों की पॉलिसी लेके बैठे हो, है ना, एक पेरेंट है, सॉरी एक आप खुद हो, आपकी वाइफ है, उसके बाद आपका एक बच्चा है, अब इसके बाद एक बच्चा और आता है धरती पे, है ना। तो अब इस दौरान क्या होता है कि अब एक नया मेंबर आया तो इसको हम तुरंत अगर एडिशन करा लें, जैसे कि बच्चा पैदा हुआ और हमने तुरंत एडिशन करा लिया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब कोई भी बेबी धरती पे आता है तो उसके संग बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी इन कॉम्प्लिकेशंस को कवर करने से बचती हैं। तो वो ये कहती हैं कि मिनिमम 90 डेज कंप्लीट होने के बाद ही हम बच्चे को ऐड करेंगे, मतलब यानी कि 3 महीने के बच्चे को ही इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड किया जाएगा, और उस समय वो हेल्दी भी होना चाहिए। मतलब यानी अगर कोई डिजीज़ की वजह बच्चा पीड़ित है तो वो चीज़ है ना
प्री कंडीशंस देख करके ही एडमिट करेंगे। इसका क्या होगा, फ्री हेल्थ चेकअप। अगर फ्री हेल्थ चेकअप की अगर बात करें तो देखो ये कुछ प्रोवाइड करते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि अब साल में एटलीस्ट आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो, तो एटलीस्ट आपके हेल्थ चेकअप तो होने ही चाहिए। तो इंडिविजुअल के केस में उन्होंने कहा है कि 5,000 रुपये तक का पर्सन करा सकता है अपना चेकअप। और अगर फैमिली फ्लोटर की बात करें तो वो 10,000 रुपये तक मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। और ये भी साल में सिर्फ एक ही बार मिलेगा फॉर ऑल इंश्योर्ड मेंबर, और वो भी कब, जब आपने कोई क्लेम ना लिया हो तो, है ना। तो 10,000 रुपये तक का ठीक है ये कह रहे हैं, बट ये इनके नेटवर्क हॉस्पिटल में होगा, और जो टेस्ट होंगे रिकमेंडेड बाय देम ही होंगे। किन किन टेस्ट को वो कवर करेंगे उसकी एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है, वो सारे टेस्ट कवर नहीं होते। अगर आप सोचो कि विटामिन B12 टेस्ट करा लूँ या D टेस्ट करा लूँ, तो भैया अकॉर्डिंगली इनके ही टेस्ट होंगे, है ना, जो ये चाहेंगे केवल वही टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब ई कंसल्टेंसी की बात करें, ई कंसल्टेंसी मतलब यानी कि OPD के कवर एक तरह से, वो भी मोबाइल और वीडियो कॉल से। अब ई कंसल्टेंसी कैसे होगा कि जो इनके नेटवर्क हॉस्पिटल हैं उसमें डॉक्टर्स अगर कहीं पर वीडियो कॉल या फ़ोन कॉल्स पर अवेलेबल हैं तो आप उनसे फ़ोन और वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं, और ये सभी पॉलिसी में दिया हुआ है। स्टार की भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, और आजकल जो नई प्लान्स लेकर आ रही हैं कंपनियां, उन सभी में ई कंसल्टेशन को कवर किया जाता है। डिस्काउंट और रिन्यूअल की बात करें तो 30% तीनों में ही है, मतलब बराबर ही है, इसको नहीं देखेंगे अभी। कैश अलाउंस की अगर बात करें, ऑप्शनल है, 1,000 रुपये पर डे मिल सकते हैं। अब ऑप्शनल है तो भैया इसके लिए अलग से प्रीमियम देना पड़ेगा, तो डे कैश अलाउंस को भी अवॉइड करें। 1,000 रुपये पर डे लेने के लिए आपको कुछ प्रीमियम का एडिशनल देना पड़ेगा, और वो लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा, तो इसके लिए इसको अवॉइड करें। वो आउट पेशेंट कंसल्टेंसी यानी OPD, यानी कि जब आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हैं तो वो अमाउंट अवेलेबल है एज एन ऑप्शनल कवर, तो इसको भी अवॉइड कर सकते हैं आप। बिकॉज जब आप OPD का कवर लेना चाहते हैं ना, तो वो 6 से 7,000 रुपये एडिशनल देने पड़ते हैं आपको किसी भी पॉलिसी में। तो 7,000 रुपये की अगर मैं बात करूँ तो 7,000 रुपये अगर आप एक साल के लिए अगर बात करें तो वो 10 साल में 70,000 रुपये हो जाता है। और अगर 40 ईयर्स तक आप इंश्योरेंस पॉलिसी चलाते हो तो लगभग 2,80,000 आप OPD के ही इनको इंश्योरेंस के दे दोगे। हालांकि उतनी OPD आप ले नहीं पाओगे, है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि OPD का कवर अवॉइड करना चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे बर्डन भी पड़ता है और कुछ खास बेनिफिट लिया भी नहीं जा सकता। बेटर ये होगा कि आपके कुछ पर्टिकुलर डॉक्टर हों जिनसे आप OPD लेते हो, तो आपके नियर बाय लोकल में रहेंगे, उनसे ही OPD सर्विसेज लें, मतलब कंसल्टेंसी उनसे ही लिया करें। इसके बाद आता है देखिए वेटिंग पीरियड की बात। अब वेटिंग पीरियड क्या होता है कि जब कोई किसी को प्री एग्जिस्टिंग इलनेस होती है, या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इंश्योरेंस लिया और अगले दिन ही क्लेम लेने पहुंच गए, तो इस ऐसी स्थिति ना आए और लोग ऐसे चीटिंग्स ना करें, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी कुछ वेटिंग पीरियड्स डिसाइड करती है। जैसे एग्जिस्टिंग इलनेस अगर आपने कोई डिक्लेयर किया ना, उस केस में 3 ईयर्स का वेटिंग पीरियड होता है। मतलब कोई डायबिटीज़ का रोगी है और वो सोच रहा है कि उसकी डायबिटीज़ कवर हो जाएगी अगले इंश्योरेंस लेने के 1 महीने के अंदर ही, तो वो पॉसिबल नहीं है। 3 ईयर्स का मिनिमम कंपनी वेटिंग पीरियड रखती है किसी भी एग्जिस्टिंग इलनेस को कवर करने से पहले। और उससे भी बड़ी बात कि इस केस में आपका प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ जाता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड जो है मतलब यानी कि कोई भी इंश्योरेंस लेते ही कवर नहीं ले सकता, 30 दिन का उसको भी वेट करना पड़ता है। स्पेसिफिक इलनेस कवर मतलब यानी कि कोई अगर ऐसी स्पेसिफाइड इलनेस है जिसे जैसे मैं बात करूँ कैंसर की, ट्यूमर की, तो ऐसा नहीं कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और फिर वो कवर होनी शुरू हो गई, मतलब नहीं, आपको पता नहीं था बट वो स्पेसिफिकली मेंशन है उस पॉलिसी में, तो वो उसके लिए क्या है कि वो 24 मंथ के बाद ही कवर होगी, मतलब यानी कि 2 साल के बाद। मतलब जैसे कि सपोज़ कि जो कोई बंदा हॉस्पिटलाइज्ड होता है और पता चलता है कि उसे कैंसर की बीमारी है, ठीक है, अभी साल भर पहले इंश्योरेंस लिया था और डिटेक्ट हो गया कैंसर, तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन का जो ट्रीटमेंट है उससे इफ़ेक्ट हो सकता है कि उसे क्लेम ना मिले, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक इलनेस है जो कि इन्होंने शेड्यूल्ड किया हुआ है, और उस केस में मिनिमम 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड यानी कि 2 साल रुकना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो कवर होता है। अब एडिशनल फीचर की अगर बात करें तो इसमें आयुष के ट्रीटमेंट जो होते हैं वो जो जैसे कि हम आयुर्वेदा वगैरह कहते हैं, तो वो भी आपके पूरे पॉलिसी के जितना भी समय शॉर्ट है उस तक कवर होते हैं, लेकिन वो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑथराइज होना चाहिए, XYZ चीज़ें, तो वो ध्यान रखनी है, उसके बाद ही वो कवर एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब इसके बाद आगे बात करते हैं
वर्ल्ड वाइड कवरेज की अगर बात करें तो अवेलेबल एज एन ऑप्शनल, मतलब यानी कि क्या ये कवर, यानी क्या ये इंश्योरेंस फ़ॉरेन में काम करेगा, तो अभी तक तो नहीं करेगा, पर अगर आप एडिशनली इसके कवर को ले लेंगे तो काम कर जाएगा। तो फिलहाल तो इसे नहीं इंक्लूड करते। डोमेस्टिक इवैक्यूएशन मतलब यानी कि अब इस हॉस्पिटल में काम नहीं चल रहा है, आपने सोचा कि कल दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट करा लेते हैं, तो जब आप ट्रांसफ़र कराते हो ना एक हॉस्पिटल से दूसरे, तो जो कन्वेंस चार्जेस होता है ना, वो भी 5 लाख रुपए तक कवर हो जाएगा, मतलब यानी कि आपके समय शॉर्ट तक। और उसके बाद है कंज्यूमेबल कवरेज अवेलेबल एज एन ऑप्शनल कवर। तो देखो कंज्यूमेबल की ना हर कंपनी की ना एक लिस्ट होती है पर्टिकुलर, उसमें कुछ कवर्ड कंज्यूमेबल होते हैं और कुछ रिजेक्टेड या स्केड्यूल्ड कंज्यूमेबल होते हैं जिनको कंपनी कवर नहीं करती, जैसे कि कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, डाइपर्स हो गए, और चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें ना कवर नहीं होती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें नहीं कवर है ना, वो आपके ऊपर बर्डन बन सकती हैं जब ऑपरेशन वगैरह हो रहा हो, ऑपरेट किया जा रहा हो पर्सन, है ना, सर्जरी वगैरह चल रही हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे गर्म पानी की थैली होती है ना, और ये ड्रॉपर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। तो कई बार वो कवर नहीं होते हैं, तो वो लिस्ट आपको ना इनकी देखनी पड़ेगी, और कंज्यूमेबल का कवर ले लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 100% कवर मिले तो बेटर होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि उससे प्रीमियम बढ़ जाएगा और आप तो बहुत हेल्दी हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि कंज्यूमेबल का कवर रिजेक्ट कर दें और कुछ पैसा अपने ऊपर बियर कर लें, ठीक है। कवर ऑफ ऑर्गन डोनेशन, तो ऑर्गन डोनेशन के केस में ना, या आपको कोई ऑर्गन दे रहा है या आप किसी को ऑर्गन दे रहे हो, दोनों ही केस में आपका समय शॉर्ट तक मैक्सिमम कवर हो जाएगा। एनिमल बाइट वैक्सीनेशन मतलब यानी रेबीज़ का कुत्ता वत्ता काट ले तो भैया कोई कवर कहीं किसी भी पॉलिसी में नहीं दिया जा रहा है। अब तक मैंने जितनी भी इंश्योरेंस की पॉलिसी रिव्यू करी हैं उसमें कोई भी मैंने ऐसी पॉलिसी नहीं देखी जो वैक्सीन को कवर करती हो। अब इसके बाद बात करते हैं मैटरनिटी कवर की। तो मैटरनिटी कवर ना जो एस्पायर गोल्ड है ना, और डायमंड और प्लेटिनम तीनों में ही सेम है, अप टू 5000 आफ्टर 4 ईयर्स। केवल पीरियड डिफरेंट है। वेटिंग पीरियड गोल्ड में 4 साल का है, जबकि डायमंड में 2 ही साल केवल वेट करना पड़ रहा है, और 9 मंथ्स वेट करना पड़ रहा है एस्पायर प्लेटिनम में। लेकिन अब ये भी ना क्या कह रहे हैं कि केवल 5000 रुपये तक ही कवर होगा। मतलब अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी कराई तो 5000 रुपये में काम बन सकता है, वैसे तो नहीं बनता, 10-15 हज़ार से कम आजकल डिलीवरी का खर्चा नहीं आ रहा है। तो आप ये बिल्कुल मत माने कि आपको इसका कोई बेनिफिट होने वाला है। तो मैटरनिटी कवर तो मुझे लगता है कि उतना बेनिफिशियल नहीं है, 5000 रुपये में आजकल डिलीवरी हो नहीं पाती। अभी कहते हैं न्यू बोर्न बेबी इज़ कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड फ्रॉम डे 1। अब देखो ये ना दो चीज़ है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है ऊपर कही हुई बात को और नीचे वाली बात को। न्यूबॉर्न के जब एक्सपेंसेस आप डे 1 से कवर करते हैं तो 91 डेज़ के बाद बच्चे को ऐड कराने का क्या मतलब बनता है। अब फिलहाल जैसे कि इन्होंने कहा कि न्यूबॉर्न बेबी का कवर किया जा रहा है, तो भैया हाँ हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। और जब आप अपने एजेंट से बात करेंगे तो उनसे ये क्लियरली कंफर्म कर लें कि बेबी का एडिशन 91 डेज़ के बाद होगा या फिर डे 1 से ही हो जाएगा, मतलब यानी कि उसके एक्सपेंसेस कवर होंगे कि नहीं। बेबी एडिशन टू पॉलिसी, अब देखो ये फिर से वही बात आ गई। न्यूबॉर्न इज़ कवर्ड फ्रॉम डे 1, प्रीमियम विल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी यूनिवर्सरी विच एवर इज़ अर्लियर। तो देखो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि न्यूबॉर्न जो बेबी होगा ना वो डे 1 से कवर होगा और उसके सारे एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। तो देखो अब ये बात यहाँ पर वैलिड लगती है क्योंकि ये दूसरी बार कहा जा रहा है। तो अब इसको आप अपने एजेंट से भी कंफर्म कर लीजिएगा कि न्यूबॉर्न के सारे एक्सपेंसेस डे 1 से कवर हो रहे हैं कि नहीं। अब देखिए प्री एंड पोस्ट नेटल बेनिफिट्स, दिस अलाउस एडिशन ऑफ बेबी ओनली आफ्टर 90 डेज ऑफ द डिलीवरी विद इन द सेम सम एश्योर्ड बट फॉर एन एडिशनल प्रीमियम। अब देखो ये यहाँ पर फिर से एक स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। ये कहते हैं अलाउ एडिशन ऑफ बेबी ओनली आफ्टर 90 डेज ऑफ द डिलीवरी विद इन द सेम सम एश्योर्ड बट फॉर एडिशनल प्रीमियम, मतलब ये कहने कि प्रीमियम जो एडिशनल ले करके बच्चे को कवर किया जाएगा, है ना। लेकिन इन्होंने पहले कह दिया था कि डे 1 से बेबी कवर है, अब ये कह रहे हैं कवर अप टू मैटरनिटी कवर ऑफ 5000, मतलब यानी ये कह रहे हैं कि 5000 रुपये तक कवर होगा। तो अब ये 3-4 स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं मैटरनिटी से रिलेटेड। तो मैटरनिटी वाले पॉइंट को आप अपने एजेंट से कंफर्म करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप इनके एक्सपर्ट से बात करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा।
तो अब इसके बाद ये एक ऑप्शन आता है कस्टमाइज़ योर प्लान। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो अगर आप पॉलिसी बाज़ार पर हैं तो आप इसमें काफ़ी सारे एड ऑन्स ले पाएंगे, जो कि पॉलिसी में आप जैसे आउट पेशेंट सर्विस ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप सम एश्योर्ड को चेंज कर सकते हैं, कुछ एडिशनल कवर ले सकते हैं, कंज्यूमर्स का कवर ले सकते हैं, है ना। तो ये सारे ही जो आप एडिशनल चीज़ें लेते हैं आपके प्रीमियम को वेरी कराएगा, यानी कि बढ़ा देगा। पॉलिसी की डिटेल ये सभी थी, जो मेन फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए, कवर बता दिए। अब अगर बात कर लें एक्सक्लूजन की, तो जैसा कि वेटिंग पीरियड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा इलीगल एक्टिविटीज़ या कोई ऐसे डेंजरस हजार्डियस एक्टिविटी अगर आप करने जाते हैं और वहाँ पर आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है, तो उसका भी क्लेम कंपनी नहीं देती। जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, स्नॉर्कलिंग हो गया, सर्फिंग हो गया, ऐसी जगहों पर अगर एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान एक्सीडेंट होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सीडेंट होते हैं, या बीमार वगैरह पड़ते हैं, तो वो चीज़ें कवर नहीं होती हैं। इसके अलावा कंपनी दंगे, रॉइड्स और इन चीज़ों से भी अगर कोई व्यक्ति हताहत होता है तो उसके एक्सपेंसेस को भी कवर नहीं करती है। ठीक है, एक्सक्लूजन को आप डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के ऊपर। जी हाँ, पॉलिसी बॉन्ड का डॉक्यूमेंट आपको 330 डेज़ का फ्री लुक इन पीरियड भी देता है, जिस दौरान आप अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट को, जो कि 60-70 पेज का होता है, आराम से डिटेल में पढ़ें कि क्या क्या एक्सक्लूजन है और मेरी पॉलिसी एक्चुअली कवर क्या करती है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस अपने प्राइमरी फीचर में हॉस्पिटलाइजेशन को ही कवर करता है, जो कि इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा आप इसको में एडिशनल बहुत सारी चीज़ें लेकर के कवर को एनहांस या बढ़ा सकते हैं दूसरी तरफ, यानी कि जैसे एक्सीडेंटल कवर से रिलेटेड, या फिर ओपीडी के एक्सपेंसेस को कवर करना, या फिर मैटरनिटी को कम्प्लीटली कवर कर देना। तो ना ये सारे जो एडिशनल फीचर्स आप ना डिटेल में समझ और पढ़ने के बाद ही अपनी पॉलिसी में ऐड करें। अब नीवा बुपा के बारे में अगर बात की जाए तो ये एक अच्छा इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि क्लेम सेटलमेंट भी अच्छा रखता है और काफ़ी कंज्यूमर फ्रेंडली भी है। और नीवा बुपा से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।